हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th फिजिक्स में हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताता हूं कि आखिर एक चैप्टर से कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सभी को बताऊंगा, वो भी आंसर के साथ। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कितने लघु उत्तरीय प्रश्न और कितने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इससे पहले के जो 3 चैप्टर हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर चैप्टर 4 पर भी वीडियो बनाइए, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो आज हमारा जो है वो है चैप्टर 4। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, सबको हम आंसर के साथ देखेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठना है ताकि आप लोग उसको नोट कर सकें और बाद में अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा आप उसको आसानी से लिख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वीडियो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि चैप्टर 4 से वो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो गतिशील आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। फर्स्ट है केवल वैद्युत क्षेत्र, सेकंड है केवल चुंबकीय क्षेत्र, थर्ड है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और फोर्थ है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो देखिए, जो गतिशील आवेश होता है, आवेश है तो जब वो गतिशील होगा तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही, और बायो-सेवर्ट के नियम में आपको बताया गया है कि जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो यहां पर जो एक गतिशील आवेश होगा वो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, वो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को वो उत्पन्न करता है। ठीक है, तो गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन समझना है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़कर ही जाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि हमेशा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ जाए और बोर्ड एग्जाम में इसी में से आएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट है केवल गतिमान आवेश द्वारा, सेकंड है केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, थर्ड है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों के द्वारा, और फोर्थ है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हम गतिमान आवेश के द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। अगर कोई आवेश गतिमान है, बायो-सेवर्ट के नियम, जो आपका ओस्टर्ड का प्रयोग है, ठीक है, उसमें बताया गया है कि कोई आवेश अगर गतिमान है, ठीक है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया, ठीक है, वो भी ओस्टर्ड का प्रयोग से ही बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो केवल गतिमान आवेश द्वारा और बदलते विद्युत क्षेत्र द्वारा दोनों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। समझ में आ गया? ऐसे थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, इसका मात्रक
मात्रक क्या होता है, या दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे। फर्स्ट है वेबर गुणे मीटर स्क्वायर, सेकंड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर है, थोड़ा सा आपको समझना होगा, मैनेज करना होगा। ठीक है, थर्ड है वेबर, फोर्थ है वेबर प्रति मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो 3 का सेकंड ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व भी करवा चुका हूं। क्वेश्चन क्या है कि 1/√μ0 का मात्रक है। तो 1/√μ0 का मात्रक क्या होगा, जहां μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता। तो मैंने आपको बताया था कि 1/√μ0 ε0 होता है C, क्या होता है C होता है। अब C क्या है, C है प्रकाश की चाल। C क्या है, C है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है सभी को बताया है मैंने। ये कितना होता है 3 × 10⁸, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, जब आपका 1/√μ0 C होता है, तो जो C का मात्रक होगा वही हम इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। तो C का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए 1/√μ0 का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लिख सकते हैं आप, क्योंकि 1/√μ0 होता है C, और C का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक भी वही होगा। जो वैल्यू C की होगी वही 1/√μ0 की भी होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, μ0 के पावर -1/2 का मान है, यानी कि इसी चीज को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, μ0 × -1/2। ठीक है, इसका मान कितना होगा, तो वही सेम है, क्योंकि ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, तो वैल्यू वही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेकंड है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, थर्ड है 3 × 10⁹ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और फोर्थ है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप लोग कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि प्रकाश की जो चाल होती है उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बट यहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहां पर थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर थोड़ा घुमा फिरा कर देता है। देखिए यहां पर आपको सब कुछ सेंटीमीटर या किलोमीटर में दिया गया है, तो सबसे पहले आप सोचिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। आप कैसे राइट होगा ये भी समझ लीजिए। देखिए ये है आपका 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आपको क्या करना है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आप इसको 100 से भाग दे दीजिए। अब 100 से भाग देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में अभी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 × 10⁻10, अब देखिए इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻2 हो जाएगा। अब ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10 में से 2 जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा मीटर प्रति सेकंड। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो आप जो है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हमारा इतना ही आएगा। ठीक है, 3 × 10⁸। तो ये आपको थोड़ा सा घुमा फिराकर भी दे दिया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर होगा सेकंड। ठीक है, इसका कौन सा था, मीटर प्रति सेकंड। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, तो जब लंबवत दिशा में प्रवेश करेगा तो देखिए कैसा होगा। फर्स्ट है परवलयाकार, सेकंड है दीर्घवृत्ताकार, थर्ड है वृत्ताकार और फोर्थ है सरल रैखिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वृत्ताकार। ठीक है, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
एक समान मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करेगा तो इसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा, ठीक है, सर्कुलर। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 6 या 7 क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, बाकी के तो वो एग्जामिनर आपको थोड़ा घुमा फिरा कर दे देगा, तो आपको चैप्टर्स जरूर पढ़ना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और फोर्थ है हेनरी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। एम इक्वल टू होता है NIA, ठीक है, जहां n है फेरों की संख्या, I है धारा और A है क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए यहां पर फेरों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है, तो अगर देखा जाए m का मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ m, ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा, I का मात्रक होगा क्योंकि धारा है, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और A है आपका एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो सिंपल सा है कि m का जो मात्रक होगा यूनिट ऑफ m वो होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ m, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही इजी है, आपको फॉर्मूला पता है, आप यूनिट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है आपके इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो 6 या 7 क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है ये 1 मार्क का आता है, यानी कि 1 नंबर का, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो है वो लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है लॉरेंज बल क्या है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, ठीक है, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, लेकिन यहां पर थोड़ा आपको समझना होगा डेफिनेशन इसका। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश है वो गति कर रहा है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है, उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, जैसे आपके विद्युत क्षेत्र है उसमें अगर कोई आवेश गति करेगा तो वहां पर वैद्युत बल कार्य करेगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति करता है तो वहां पर लॉरेंज बल कार्य करता है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए, क्या मानेंगे, मान यदि क्यों आवेश, ठीक है, यदि क्यों आवेश v वेग से, मान लीजिए एक आवेश है जिसको हमने q माना है, ठीक है, तो यदि q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे डिनोट करते हैं, b वेक्टर से, चुंबकीय क्षेत्र v वेक्टर से थीटा कोण पर गति करे, ठीक है, गति करे तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल, ठीक है, जो आवेश है उस पर लगने वाला लॉरेंज बल यानी कि लॉरेंज फोर्स जो होगा, इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, क्योंकि ज्यादातर फोर्सेस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल F से, ठीक है, तो यहां पर इसको भी हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे, तो F इक्वल टू हो जाएगा, देखिए Q आवेश है तो Q हो जाएगा किस वेग से गति कर रहा है, V वेग से, तो V और किस में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां पर हम कर देंगे FQVV। अब देखिए थीटा कोण पर गति करे तो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा,
तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला लॉरेंज फोर्स का। तो ज्यादातर फोर्सेस को हम F से ही डिनोट करते हैं। तो यहां पर कहा गया जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है, उसी को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि यदि क्यों आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र v से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल होगा वो होगा F = QVV sin थीटा, जहां पर Q है आवेश, V है वेग और B है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है, ठीक है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे। अगर लंबवत गति करेगा तो 90 डिग्री रख देंगे। तो आप सभी को पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा F = QVV। अगर लंबवत दिशा में गति करेगा तो F = QVV आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा लॉरेंज फोर्स, सिंपल सा था। तो ऐसे ही आप इसका फॉर्मूला डेफिनेशन दोनों लिख सकते हैं और ये 1 नंबर में आएगा तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये क्या है, अभी मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैं आपको बता रहा था। ठीक है, देखिए क्या परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए और प्रयुक्त संकेतों के अर्थ भी बताइए। यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था इसको हम डिनोट करते हैं m से। किससे डिनोट करते हैं, m से, और m = होता है NIA। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण n = होता है NIA। अब आपसे कहा जा रहा है कि सूत्र तो आपको लिखना ही है, साथ में ये भी बताना है कि जो संकेत है उसका अर्थ भी बताना है। ठीक है, तो M क्या है, M है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। N क्या है, N है फेरों की संख्या। मैंने पहले भी बताया था आपको, फेरों की संख्या। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए I क्या है, I तो सिंपल सा धारा है। ठीक है, प्रति सेकंड बहने वाली जो धारा है। उसके बाद में देखिए A क्या है, A है परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि ये क्षेत्रफल है, परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। M = NIA, जहां पर N है फेरों की संख्या, I है धारा। ठीक है, प्रति सेकंड बहने वाली जो धारा होती है, और A है आपका परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी कि जो उसका एरिया है, पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, वो हो जाएगा A। तो ये फॉर्मूला होगा आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारे फोर्थ चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपके जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 4 है, इनसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ना आए। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी 15 to 20 मार्क्स के आपके फिजिक्स के पेपर में आते हैं, तो इसको तो आपको तैयार ही कर लेना है। ठीक है, देखते हैं क्या है। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया था लॉरेंज फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। अब उसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्मूला भी पता हो गया, डेफिनेशन भी पता हो गया, उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे तो ये टॉपिक तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हमें यहां पर बी दिया गया है। ध्यान दीजिए, जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें तो उसको पढ़ें, उसके बाद जो वैल्यू दी गई है उसको लिखें। ठीक है, तभी आप फॉर्मूले को लगाकर उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बी हमें दिया गया है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सेकंड, आगे देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि V भी हमें दिया गया है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति
सेकंड, ठीक है। अब इस वेग से ये गति करता है। अब इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो कैसे इसको निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें यहां पर Q जो हमारा होगा, जो Q हमारा होगा वो एक इलेक्ट्रॉन की आवेश के बराबर होगा, वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब कैसे होगा, देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हम Q की जो वैल्यू लेंगे वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी को हम Q के स्थान पर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, तो हम बता सकते हैं Q इक्वल टू E, ठीक है। तो यहां पर ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज फोर्स यानी कि F हमें निकालना है, तो सिंपल सा है, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी बताया था आपको लॉरेंज बल का, ठीक है। या साइड में यहां पर लगा देते हैं लॉरेंज बल, लॉरेंज बल, ठीक है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू QVB। देखिए हम साइन थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर लंबवत प्रवेश करता है। मैंने आपको बताया था जब लंबवत प्रवेश करेगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ये फॉर्मूला। अब इसी पर रख देंगे, मैं साइड में यहां पर सॉल्व कर लेता हूं। देखिए F इक्वल टू आपका हो जाएगा Q की वैल्यू, देखिए ये आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। इंटू V की वैल्यू देखिए कितनी है, 10⁵ इंटू देखिए B की वैल्यू है 0.1। अब देखिए इसको थोड़ा आसानी से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1.6 आपका ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻19 है, ये 5 है, ठीक है। तो 19 में से 5 चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 19 में से 5 जाएगा तो 10⁻⁻14 बचेगा। इंटू 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0.1 है आपका, ठीक है। और हम अगर 1/10 लिखें तो देखिए इसको हम 0.1 को 1/10 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा F इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻14 और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 + 1 यानी कि 15, तो 10⁻⁻15 न्यूटन, ठीक है। F का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा न्यूटन, और दैट्स आवर आंसर, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो नो प्रॉब्लम, इफ अगर आपको फॉर्मूला पता है आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा है, B हमें दिया गया था, V दिया गया था, Q दिया गया था, लॉरेंज फोर्स निकालना था, हमने फॉर्मूला लगाया F इक्वल टू QVB, इसी को मैंने सॉल्व कर लिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन हमारा लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक न्यूमेरिकल है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आपको धारा की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब देखिए इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, लंबे सीधे तार, एक लंबा सीधा तार है, उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे मान लीजिए ये एक सीधा लंबा तार है, ठीक है, इसमें जो धारा है, जो I की वैल्यू है वो दी गई है 10 एम्पियर। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस तार से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है और इसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये समझ गए, एक लंबा सीधा तार है, इसमें 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो वैल्यूज दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है I, यानी कि धारा दी गई है कितनी, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या दिया गया है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि R हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10/100 कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देना होगा, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करना होगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं 10/10⁻²,
इसको ऊपर ले आएंगे तो 10 इंटू 10 दी पावर 2 है, ऊपर जाएगा 10 के पावर -2 हो जाएगा, बट ये अब मीटर में आ गया, ठीक है, किस में आ गया, मीटर में। बस यही हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इसके स्थान पर, इसके जगह पर हम लिख देंगे R इक्वल टू 10 इंटू 10 दी पावर -2 मीटर। तो अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से भाग देना होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब देखिए क्या दिया गया है, हमें कुछ भी अब नहीं दिया है, हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने बताया, V इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर, ठीक है, इंटू आई अपान आर। और इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू को रख देंगे साइड में, ठीक है। तो यहां पर हम सॉल्व कर लेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10 के पावर -7 होती है, याद रखिएगा। म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10 के पावर -7 होता है, ठीक है। इंटू देखिए आई की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर, 10 लिख देंगे, अपान आर की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 दी पावर -2, 10 इंटू 10 दी पावर -2। तो 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। V इक्वल टू हमारा आ गया 10 के पावर -7 इंटू ये 10 के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +2 हो जाएगा, बट -7 में से 2 घट जाएगा, ठीक है। तो 10 के पावर -7 में से 10 के पावर -2, 10 के पावर 2 है तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 जाएगा तो 10 के पावर -5, ठीक है, 10 के पावर -5। और इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपको करना क्या है, पहले वैल्यू को लिखना है, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, और ये आपका 10 के पावर -5 लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिए, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो हमारे अतलघुत्तरीय में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादातर अतलघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट करते हुए चलना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र है, यानी कि पूछा जा रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी विमा क्या होती है, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूं। यहां पर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 1/c²। क्यों होता है, देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं c इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, भी इसी को हम लिख सकते हैं, सेम चीजें हैं। देखिए c² उधर चला आएगा, ये इसके नीचे आएगा, जब c से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो हो जाएगा 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा विमा आ जाएगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, अगर इसकी बीमा निकालनी तो आपको C की बीमा पता होनी चाहिए। C क्या है, प्रकाश की चाल है। C क्या है, प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 दी पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो देखिए यहां पर मीटर प्रति सेकंड, मीटर का जो बीमा होगा वो कितना होगा, L हो जाएगा, और सेकंड का बीमा होगा T के पावर -1, क्योंकि प्रति सेकंड है। तो ये हो गया हमारा प्रकाश की चाल की बीमा। अब देखिए प्रकाश की चाल है तो इसका स्क्वायर है, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब यहीं पर हम निकाल लेते हैं बीमा, 1/c की बीमा होगी LT-1, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा कितना, 1/L² और T के पावर 2 का 1 से गुणा होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए L के पावर 2 है, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि नीचे प्लस में है, तो L के पावर -2 और T के पावर देखिए ये -2 है, इसको ऊपर लाएंगे तो +2 हो जाएगा। और यही हमारी बीमा हो जाएगी किसकी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
की विमा। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आपको पता है आसानी से आप डायमेंशन, यूनिट सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और ये हमारा हो जाएगा विमा। ठीक है, क्या होगा देखिए, इसी फॉर्मूले से मैंने निकाल दिया। सी की विमा होती है प्रकाश की चाल की LT-1, इसका स्क्वायर करेंगे L के पावर 2 T के पावर -2, इसको ऊपर लाएंगे क्योंकि ये भी 1 अपान के पदों में है। ठीक है, तो L के पावर -2 T के पावर 2 दैट्स डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंपल सा है। तो यही हो जाएगी। आप अगर डायरेक्टली इसको लिखना चाहें, इसको नोट कर लीजिए, तो डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहें तो हो जाएगा L के पावर -2 T के पावर 2। ठीक है, तो ये आपकी बीमा हो जाएगी किसकी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, निकालना भी मैंने आपको बता दिया, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 4th चैप्टर में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। ठीक है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है 90%। देखिए क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। देखिए उन्होंने एक नियम दिया था कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी B होती है, ठीक है, इसका रेखीय समाकलन उस बंद वक्र पृष्ठ द्वारा क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा यानी कि कुल धारा जो होती है I, उसका म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है, तो यहां पर कहा क्या जा रहा है, अगर आप एक शब्द में समझें तो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रल जो होता है वो उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, जहां म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। इसका फॉर्मूला अगर देखें हम तो देखिए ये हो गया आपका क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, सी क्या है, बंद पथ की सीमा। ठीक है, तो वी वेक्टर यह है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डॉट dl वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू हमारा होता है क्या होता है, धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि म्यू नॉट गुना होता है किसका, धारा का। ठीक है, तो म्यू नॉट इनटू I, और यही होगा हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। यानी कि किसी बंद वक्र के परितः जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होता है, इसका जो रेखीय समाकलन होता है वो उस बंद वक्र द्वारा उस बंद वक्र के घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली जो कुल धारा I होती है इसका म्यू नॉट गुना होता है। अब म्यू नॉट क्या है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब यहां पर V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, dl क्या है, ये जो छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल है। ठीक है, और I क्या है, धारा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर पूछा जाए कि C क्या है, C तो C है बंद पथ की सीमा, बंद पथ की सीमा। ठीक है, उसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि I क्या है, तो I है कुल धारा या नेट धारा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नेट धारा, तो ये आपका हो जाएगा I। ठीक है, तो यही होगा एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए। तब हम देखते हैं अपना 7 नंबर क्वेश्चन। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस चैप्टर से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 नंबर है, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यानी कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल का सूत्र लिखना है। तो परिनालिका है तो इसमें फेरों की संख्या भी होगी, कुछ उसकी लेंथ भी होगी यानी कि लंबाई भी होगी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू म्यू नॉट N I अपान L। ठीक है, अपान L, ये फॉर्मूला हो जाएगा लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, जहां पर V क्या है, B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, N है फेरों की संख्या, I है धारा, और L है लंबाई जो धारावाही परिनालिका उसकी लंबाई। ठीक है, अब यहां पर इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो N अपान L है, कैपिटल N अपान L, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है स्मॉल n के। ठीक है, जहां स्मॉल n क्या है, परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में
प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या प्रति मीटर लंबाई में, ठीक है। तो देखिए स्मॉल n जो है ये है परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। अब देखिए n/l यानी कि प्रति मीटर लंबाई में जो फेरों की संख्या उसको हम स्मॉल n से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि n/l इक्वल टू हम स्मॉल n भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, n/l के स्थान पर स्मॉल n हमने लिख दिया, तो म्यू नॉट इंटू ni, ठीक है। जहां पर म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, n है परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या और i है धारा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट कि वैद्युत क्षेत्र परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, समझाइए। यहां पर कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, वो परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ऐसा क्यों होता है कि आखिर वो एक दूसरे को काटती नहीं है, ऐसे आए एक क्षेत्र रेखा इसको ऐसे कट कर दे, ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। तो देखिए एक रीजन है, यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है और ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ये दोनों अगर एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर, जो ये बिंदु है जहां पर काटती हैं एक दूसरे को, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। देखिए एक इससे हम खींच सकते हैं स्पर्श रेखा ये, ठीक है, और इससे हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो क्या होगा, जिसका अर्थ यह होगा कि कटान बिंदु पर परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि असंभव है, ठीक है। यानी कि दो दिशाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, जबकि किसी भी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की केवल एक ही दिशा होती है, अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो क्वेश्चन था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, समझाइए। तो अगर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो क्या होगा, इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। तो ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि दो दिशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसीलिए दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये रीजन में आ सकता है कि आप लोग कारण बताइए कि दो क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पर हमारा जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो फिनिश होता है। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो लघुत्तरीय प्रश्नों के ही आते हैं, सबसे ज्यादा नंबर के, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले हम 2 नंबर वालों को देखेंगे, जो 2 नंबर के हैं, ठीक है। 2 और 3 नंबर के 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला देखिए, 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है, सबसे पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो फिजिक्स या केमिस्ट्री का पेपर है उससे अब सबसे ज्यादा लघुत्तरीय प्रश्न ही आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर के, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 मार्क्स वाले देखेंगे, क्योंकि 2 मार्क एंड 3 मार्क 2 टाइप के लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही फिजिक्स में, आप सभी को पता है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6, यहां पर 6 कर लीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, यानी कि आपको वृत्ताकार मार्ग पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों का मैं आंसर इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, और इसका आंसर तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। न्यूमेरिकल्स जब मैं सॉल्व करा रहा था तो मैंने ये भी सॉल्व करा था, और अगर आप लोग कहेंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर भी बताया। अब इसमें जान लीजिए कि कौन सा लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा एंड मात्रक लिखना है। ये भी लघुत्तरीय प्रश्नों में 2 मार्क्स वाले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। दैट्स अ
वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 5 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं, तो इसको भी आप लोग तैयार करके जाइएगा। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाकर आप न्यूमेरिकल्स वाला जो सेक्शन है उसमें आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूमेरिकल्स मैं बता रहा हूं इसको आपको तैयार करके ही जाना है इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। देखिए ये आपका डेरिवेशन है, ठीक है, 3 नंबर में ये आता है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैंने बताया 2 और 3 नंबर दोनों के मैं आपको इसी में बता रहा हूं। ठीक है, तो ये 3 नंबर में आता है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र V, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो इसको आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, और ये मैं आपको ऑलरेडी प्रूफ भी करवा चुका हूं, किसमें, जो चैप्टर्स मैं जब आपको पढ़ा रहा था 1 शॉट। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो हमारे 4th चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, जो 5 मार्क्स के आते हैं, और इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। देखिए क्या है, बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। यानी कि बायो-सेवर्ट नियम क्या है, ठीक है, उसका उल्लेख कीजिए। उल्लेख का मतलब आपको थोड़े में नहीं लिखना है कि आप केवल नियम लिख दें, फॉर्मूला लिख दें, बस हो जाएगा। आपको नियम लिखना है, प्रूफ करना है कि कैसे बायो-सेवर्ट का नियम आया, ठीक है, उसका फिगर भी बनाना है, तो तब आपका 5 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा नहीं लिखना है। तो ये बायो-सेवर्ट का जो नियम है ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है इस चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र लिखिए। ठीक है, यानी कि 2 समांतर धारावाही चालक के बीच जो कार्य करने वाला बल होता है उसको आपको उसका सूत्र लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डेरिवेट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये हमारा लास्ट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, हमारा लास्ट है। तो 3 क्वेश्चन इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला कौन सा है, देखिए तीसरा है चल कुंडली, और दूसरा समांतर धारावाही चालक, और तीसरा है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, ये बायो-सेवर्ट का नियम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़कर ही जाना है। ठीक है, तो ये थे आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर 4। ठीक है, जो आपका चैप्टर 4 है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ मैंने आपको बताया। अब इनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना है, बाकी जो सिलेबस है वो तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।